हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के साथ हम मध्य प्रदेश के इतिहास के एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा। इसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के जितने भी पार्ट होते हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हेल्पफुल होगा। और आप अगर इसी तरह पूरे लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होगा ये मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर होगा और इसमें हम जो एंशिएंट का जो पार्ट होता है, यहाँ पे प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन काल का इतिहास होता है उसका जो भी पोर्शन होगा उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिस तरह हम इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं वैसे ही प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो ये 3 पार्ट होते हैं। उसमें से हम प्राचीन काल का इतिहास इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसे लौह काल भी कहा जाता है। तो ये जो एमपी हिस्ट्री जो है ये बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं एमपी पीएससी के और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जो लोग मध्य प्रदेश के इतिहास को बहुत लाइटली लेते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, पर हम इसको ठीक तरह कवर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हिस्ट्री की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक लेक्चर तैयार करती हूँ, नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो। और मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग बुक से ये कलेक्ट किया है। ये पूरा जो भी कंटेंट है, नोट्स हैं, बहुत ही टू द पॉइंट है। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें से जो भी ये जो 3 पार्ट मैंने आपको बताया, इसमें से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन था उसको यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्राचीन काल के इतिहास को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है प्रागैतिहासिक काल की, तो जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, मतलब उसमें जो लिखित प्रमाण होते हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। ओके, तो ये 3 पार्ट हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो होगा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल। इसको भी हमने अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पुरापाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 भाग हैं इसके। तो हम पहला भाग देखते हैं जिसमें पुरापाषाण काल के बारे में हम देखते हैं कि क्या डिटेल है। तो इसमें पूर्व पाषाण काल युगीन स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, जहाँ पे दोगाल, दोघर, हैरात, नरसिंहगढ़, मर्यादा, सोन, भीमबेटका की गुफा आदि में पाए गए हैं। जो पुरापाषाण काल के जो भी यहाँ पे जो साक्ष्य हैं वो इन स्थानों पर पाए गए हैं। और हम में से सभी लोग जानते हैं कि पुरापाषाण काल के अत्याधिक साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण डॉक्टर HD सांकलिया सुपेकर, RB जोशी, B लाल जैसे पुरातत्वविदों ने किया है। जो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण है वो इन पुरातत्वविदों द्वारा किया गया है, जिसमें कि HD सुपेकर, RB जोशी और BB लाल जैसे पुरातत्वविद हैं। और हम सबको पता है कि जो मानव के जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुए थे। ये फैक्ट हमें याद रखने की ज़रूरत है। पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियाँ नर्मदा की घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरढाना, केट घाटी, बरसुख, संग्रामपुर के पठार तथा दमोह से प्राप्त हुई है। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी से जीवाश्म
की प्राप्ति हुई है। अमरकंटक से हरदा के मध्य जबलपुर से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। मानव की खोपड़ी के साक्ष्य हथनोरा से अरुण सोलंकी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो मानव की खोपड़ी के साक्ष्य हैं, प्रथम मानव के साक्ष्य मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और उसको हथनोरा से प्राप्त किया अरुण सोलंकी ने। मालवा क्षेत्र में चंबल घाटी के मंदसौर, नाहरगढ़ में एपी खत्री, एसके श्रीवास्तव एवं वाकणकर द्वारा पुरापाषाणकालीन औजार खोजे गए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सोन घाटी उत्खनन जो है निसार अहमद के द्वारा किया गया। सतना एवं रीवा उत्खनन GR शर्मा के द्वारा किया गया है। छुरी छैनी जो है रीवा और भीमबेटका से हमें प्राप्त हुई हैं। एशुलिन उपकरण भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भीमबेटका की गुफा हैं वो ये इस तरह की दिखाई देती हैं। ये देखिए, यहाँ से बहुत सारे शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं। और जो VS वाकणकर जी हैं, इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। 1957 में इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। VS वाकणकर जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के नीमच में 4 मई 1919 को हुआ था। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट देखते हैं मध्यपाषाण काल। भारत में मध्यपाषाण काल की खोज का श्रेय CL कलाइल को जाता है, जिन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की। मध्य प्रदेश में इस काल की कला संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर के समीप बड़ा शिमला पहाड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मध्यपाषाण काल की जो संस्कृति है उसका महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर के समीप बड़ा शिमला पहाड़ी जो है। मध्यपाषाण काल के उपकरण भीमबेटका शिलाश्रयों तथा गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ शिलाश्रय होशंगाबाद में BR जोशी ने 1964 ईस्वी में लगभग 25,000 लघु उपकरण प्राप्त किए थे। पालतू जानवर की हड्डियां आदमगढ़ से प्राप्त हुई हैं। तो आदमगढ़ शिलाश्रय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये होशंगाबाद में स्थित है और RB जोशी ने इनकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल। इस युग के प्रमुख औजार सैल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, पॉलिश किए गए मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर से प्राप्त हुए हैं। मानव ने कृषि, पशुपालन, मृदुबांड बनाना, वस्त्र निर्माण एवं अग्नि का उपयोग सीखा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदुबांड वगैरह, वस्त्र, गृह निर्माण और अग्नि का जो यूज़ है उन्होंने नवपाषाण काल में खोजा था। और इस प्रकार जब उनके धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, उन्होंने वस्त्र पहनना सीखा, अग्नि का उपयोग करना सीखा, तो वैसे ही उनमें जो परिवहन की आवश्यकता भी महसूस उन्होंने की और इस तरह से पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में माना जाता है। अब हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में हमें शैलचित्र और शैलाश्रय के बारे में अध्ययन करना होता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शैलाश्रय और शैलचित्र के बारे में मैंने लिखा है और उनके स्थान का नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लिखीराज शैलाश्रय जो है वो कसरा मुरैना के पास स्थित है। लिखीदंत शैलचित्र जो है चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय जो है वो पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित हैं। दाता शैलचित्र जो है बीजावर छतरपुर में स्थित है। चुरानगढ़ी शैलाश्रय कांटी होशंगाबाद में स्थित है। सो इस तरह हमने जो प्रागैतिहासिक काल है उसके पुरापाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन जो भी हमने टॉपिक है वो कंप्लीट किए। हम अब बढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में हमने देखा कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो शैलाश्रय देखे, ये सारे शैलाश्रय और शैलचित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें याद रखना की ज़रूरत है क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स पूछे जाते हैं हमेशा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल की ओर। तो मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ये हमें याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का कोई भी अवशेष मध्य प्रदेश से प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष
मालवा क्षेत्र, नाबदा टोली, कायथा, आवारा, एरन, वेशनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि हमने देखा ताम्रपाषाण काल का हमने पहले डेफिनेशन देखी थी कि इसमें जो लेख हैं, प्रमाण हैं, वो उपलब्ध होते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, वो ताम्रपाषाण काल कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग जो है, ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र, नागदा टोली, कायथा, आवारा, एरन तथा बेशनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो है, जो हड़प्पा सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि हम सबको पता है भावात्मक और चित्रात्मक लिपि है, जो कि अभी तक उसे हम लोगों ने पढ़ नहीं पाए हैं और जो है आपतित है वो लिपि, इसलिए उसको आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी जो प्रमाण होते हैं, जो भी लिपि होती है, उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जो नर्मदा, चंबल एवं बेतवा नदियों के किनारे ताम्रपाषाण सभ्यता का विकास हुआ। काल निर्धारण का 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की नर्मदा, चंबल और बेतवा नदियों के किनारे ताम्रपाषाण सभ्यता का विकास हुआ और इनका काल निर्धारण 2000 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। बहुत सारे जो अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जैसे नाबदा टोली और महेश्वर के अवशेष, जो कि 1640 ईसा पूर्व से 1440 ईसा पूर्व तक के हैं। एरन के अवशेष जो हैं 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक के हैं। बेसनगर के अवशेष 11000 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक के हैं। कायथा के अवशेष जो हैं वो 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। मतलब इन स्थानों से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन सब के बारे में हमें इन इतने समय तक की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, जो समय यहाँ पर दिया हुआ है। ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदुभांड कायथा से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ब्राउन स्प्लिट वेयर नाम के जो मृदुभांड है वो कायथा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऐतिहासिक काल, जिसे लौह काल कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हम आगे की जो भी एंशियंट हिस्ट्री है, मौर्य काल और गुप्त काल, ये सब हम आगे इसी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ऐतिहासिक काल देखते हैं। जो मध्य प्रदेश के उत्तरोत्तर भाग जैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लौह युग के साक्ष्य धूसर चित्रित मृदुभांड के अवशेष के रूप में मिले हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो ग्वालियर, भिंड और मुरैना से ये जो मृदुभांड हैं प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसका समय काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो मध्य प्रदेश जो है, हम ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी जानकारी है इस इतिहास से संबंधित, वो हमें पढ़ना होगा, ना कि हमें इंडिया से रिलेटेड। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पता है ऋग्वेद का संबंध भारत के सप्त सैंधव प्रदेश से था, जो कि सप्त सैंधव प्रदेश का एक भी जो भी स्थान है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार, विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। तो कुछ अनार, विशेषकर निषाद जाति के लोग जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, वो जो है मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे, ऐसा उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में आता है। महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा नदी में यादवों का झुंड बस गया था। यही क्षेत्र से आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किस स्थान से माना जाता है। तो नर्मदा घाटी वो स्थान है जहाँ से आर्यों का आगमन माना जाता है। उदयगिरी, खातमा, मांडू, मारा तथा माड़ा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। तो उदयगिरी, खातमा, मारा की गुफाएं जो सिंगरौली में हैं, मांडू की गुफाएं जो कि धार में हैं, ये सब शैव धर्म से संबंधित मानी जाती है।
काकरेट के नागवंशी नर्मदा के किनारे काट के शासक थे। नागवंश के शासक मुचकुंद ने नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज मंधाता के नाम पर मंधाता नगरी बसाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मंधाता नगरी जो है वो खंडवा को कहा जाता है प्राचीन काल में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मंधाता नगरी किस स्थान को कहा जाता था। महिष्मती नगर है राजा महेतम ने नर्मदा के किनारे बसाया था। है वंश का प्रतापी राजा कीर्तिवे अर्जुन था। ये नाम हमें याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो कौन सा शासक किस वंश से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम महाकाव्य काल। तो वैदिक संस्कृति के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने देख ली कि इतना ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई साक्ष्य यहाँ पे मिले नहीं हैं। नर्मदा घाटी से आगमन माना जाता है, और वो भी जंगलों में आकर वो लोग प्रवेश करते थे, रहते थे, जंगलों में प्रवेश किया और फिर वहाँ से उन लोग जंगलों में रहा करते थे। तो इस तरह से हमें कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, और उस हिसाब से यहाँ पे उतनी जानकारी भी हमें अवेलेबल नहीं है। अब हम देखते हैं महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रामायण काल और महाभारत काल में। तो रामायण काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि रामायण काल के समय प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतर एवं दंडकाराय के घने वन थे। तो दंडकाराय जो है वर्तमान में ये जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत माना जाता है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। दंडकाराय जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये स्थान आता है। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकाराय में छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। राम के पुत्र कुश जो दक्षिण कौशल के राजा थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दर्शान विदिशा पर शासन किया था। ओके, राम ने जो कुछ समय है वो दंडकाराय के क्षेत्र में बिताया था, और राम के जो पुत्र हुआ करते थे कुश, वो कौशल के राजा थे, और जो शत्रुघ्न के पुत्र थे शत्रुघाती, उनका संबंध विदिशा दर्शान, जिसको प्राचीन समय में कहा जाता है, वहाँ से माना जाता है, ना कि राम का। टॉन्स नदी के तट पर वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ था। टॉन्स नदी आपको पता है, सतना चित्रकूट जो है टॉन्स नदी के किनारे बसा हुआ है, और वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ था। इस काल के यदुवंशी नरेश मधु जो दंडकाराय के शासक थे, अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे। यदुवंशी नरेश जो मधु हैं वो दशरथ, जो अयोध्या नरेश दशरथ थे, उनके समकालीन माने जाते हैं। अब देखते हैं हम महाभारत काल के बारे में। तो महाभारत के युद्ध में भी इस क्षेत्र के राजाओं का योगदान रहा है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के शासकों ने पांडवों का साथ दिया था, जबकि अवंती, महेशमती और विदर्भ के शासकों ने कौरवों का साथ दिया था। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि विराट मतलब जो महाभारत कालीन के जो नगर थे, महाकाव्य काल के प्रमुख जो नगर थे, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जो सुहागपुर था, वर्तमान का सुहागपुर जो शहडोल के अंतर्गत आता है, उसको विराटपुरी कहा जाता था। उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता था। महेश्वर को महेशमती कहा जाता था। कौड़िया को कुंतालपुर कहा जाता था, इत्यादि महाकाल के ये जो प्रमुख नगर थे। अब देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा जो भी लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से हमें मौर्य काल जो है पढ़ना है, वो हम अपने लेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे। और इसके बारे में जो भी हमने जानकारी हमने यहाँ पे पढ़ा, अब उसके बारे में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उनके बारे में जो मैंने डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चन को, और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है बाकी गुफाएं यहाँ तो पाई नहीं जाएंगी, क्योंकि ये गुप्तकालीन है। उदयगिरी भी गुप्तकालीन है। सोनगिरी का संबंध जैन धर्म से है, तो भीमबेटका इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से ही प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र पाए गए हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये हमने अभी देखा है, बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ा है। तो अवंतिका जो था उज्जैन का पुराना नाम था। भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन MPPSC 2017 में पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है।
पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज करने का भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रुफुट जो हैं वो हमने अभी देखा नोट में, इम्पॉर्टेंट जो नोट मैंने बीच में डाला है नोट्स में, उसमें लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्रुफुट जो थे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। मध्य प्रदेश में मध्यपाषाण काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य प्रदेश में मध्यपाषाण काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि मध्य प्रदेश में मध्यपाषाण काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर में बड़ा शिमला पहाड़ी जो है उसको माना जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि मध्य प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री पे था। उसमें हमने पढ़ा जो भी प्राचीन काल का इतिहास था उससे रिलेटेड हमने सारी डिटेल यहाँ पे कवर की हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्ज़ाम में, तो उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे कंटेंट रखा था, क्योंकि ज़्यादा लेंदी होता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जो ये वाला पोर्शन था ये सारा हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मौर्य काल, गुप्त काल, जितने भी काल हैं वो हम कवर करेंगे। तो मेरी इस सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्री नोट्स आप ये जो है नोट्स आप देख रहे हैं ये मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं अलग अलग सोर्सेज से। तो ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी हुई है वहाँ पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं।